तो हेलो बच्चों, वेलकम है आपका क्वांटम लर्निंग में। मैं हूं सुरेश भारद्वाज, आपका बायोलॉजी मेंटोर। और आज बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास बायोलॉजी विद अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। जी हाँ बच्चों, आज हम 11th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और बहुत प्यारा सा जो चैप्टर है हमारा पहला द लिविंग वर्ल्ड, उसे पढ़ेंगे। हम उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसे कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लेक्चर में हम उसे खत्म करें। बहुत ही प्यारी तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता के जाएंगे यहाँ पर। तो बिना किसी देरी के बच्चों हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। यस बच्चों, तो देखो बच्चों, जैसा कि हमारे पास हमारा कंटेंट ही बता रहा है कि आज हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, वो भी लेक्चर नंबर 1। तो आज बच्चों हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का जो बच्चों हमारा गोल रहने वाला है वो उसका जो अप्लाई हो रहा है उस पूरे चैप्टर में, उसका कुछ बेसिक सी चीजें हम आपको बताएंगे। जो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो लिविंग वर्ल्ड का वैसे पार्ट तो नहीं है, वो प्लांट किंगडम का पार्ट है, पर इस चैप्टर में उसका पूरा पूरा लिंकेज है, पूरा पूरा लिंकेज है बच्चों। अगर आपने इसे पढ़ा तो आपको वो चैप्टर की जो अंदर की चीजें हैं वो बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं और आप उसे फिर लिंक कर पाएंगे अच्छा कि क्लासिफिकेशन का हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और जो हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो कैसे कैसे लिंक करती हैं क्लासिफिकेशन प्रोसेस में। तो आइए चलो हम पहले अपना टुडे गोल जो है हमारा उसे हम लिख लें कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो आज का बच्चों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आज हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक, तो बच्चों हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने चीज़ों को क्लासिफाई करने का सोचा, मतलब कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें हम एक सुइटेबल कैटेगरी में रख दें जिससे कि हम उन्हें उससे पढ़ना आसान हो, उन्हें जानना आसान हो, उन्हें समझना आसान हो। जी हाँ, तो क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की या किसी भी चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं, मतलब उन्हें ग्रुप में रखते हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो वही हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा। तो साइंटिस्ट ने सब ने मिलकर जो हमारा सबसे पहला जो सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का बच्चों, वो आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारे पहले के साइंटिस्ट थे, थिंकर्स थे, उन्होंने वो सिस्टम बनाया। तो बच्चों उन्होंने उस सिस्टम में क्या क्राइटेरिया रखा जिससे वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें? तो उन्होंने बच्चों केवल मॉर्फोलॉजी को ही क्लासिफाइंग कैरेक्टर रखा जिसके बेसिस पे वो उनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो आइए मैं इसे पहले अपने एग्जांपल से समझाता हूं, फिर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। चलो समझते हैं मेरे एग्जांपल से। ठीक बच्चों, बच्चों यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल बना रहा हूं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया बच्चों, ये हमने एक सर्कल ले लिया बच्चों, ये हमने एक ओवल शेप ले लिया, ये हमने बच्चों एक स्क्वायर ले लिया। अब इन्हीं सारी चीजों को हम दूसरे कलर से भी रिप्रेजेंट करेंगे। रुक जाइए, ये हमने स्क्वायर लिया, कलर चेंज करते हैं, रुक जाओ अभी ऐसे मज़ा नहीं आएगा। कलर हमने ब्लू लिया, स्क्वायर करा, ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? रुको रुको अभी करते हैं। ये हमारा स्क्वायर आ गया, ये हमारा सर्कल आ गया, ये हमारा ट्रायंगल आ गया। तो बच्चों अब आप समझो इस चीज़ को। अगर बच्चों हमें ये इन सारे जितने भी हमने पॉलीगॉन्स बनाए हैं इन्हें अगर हमें क्लासिफाई करना है और हमने इनका क्लासिफाई का बेसिस क्या रखा है? इनका कलर। अगर हम इनके कलर के बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई करें बच्चों तो क्या होगा? हमारे जो ये रेड वाले हैं, जो हमारे रेड वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक ग्रुप में आ जाएंगे जिसे हम ग्रुप 1 बोल देते हैं। ये हमारे एक ग्रुप में आ जाएंगे। और जो बच्चों हमारे ये वाले स्ट्रक्चर्स बचे जो ब्लू कलर के हैं वो हमारे एक ग्रुप में आ जाएंगे, दूसरे ग्रुप में।
तो अगर बच्चों हमने खाली जो क्लासिफाइंग कैरेक्टर रखा इन स्ट्रक्चर्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उनकी मॉर्फोलॉजी देख के, मॉर्फोलॉजी मतलब बच्चों एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख के, उसमें भी उनके सिर्फ और सिर्फ कलर को देख के अगर हम उन्हें क्लासिफाई करें तो हमारे दो ग्रुप बनेंगे बच्चों, जो मैंने एग्जांपल लिया है। बट क्या आप इसमें देख रहे हैं कि सर्कल, ट्राइंगल और हमारा स्क्वायर एक ग्रुप में ही आ गए? तो क्या ट्राइंगल और सर्कल सेम स्ट्रक्चर हैं? नहीं बच्चों, ये दोनों ही अनरिलेटेड हैं। और हम अगर इस वाले ग्रुप में जाएं जहां पे हमने ब्लू कलर से क्लासिफाई करा है, तो इसमें भी हमारे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम ग्रुप में आए, खाली और खाली मॉर्फोलॉजी के, अगर हम उसके मॉर्फोलॉजी के अनुसार चलें तो वो दोनों स्ट्रक्चर्स जो दो ग्रुप बने उसमें अनरिलेटेड स्ट्रक्चर साथ में आ गए हैं। तो यही तो है बच्चों आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और कुछ नहीं है, जिसमें अनरिलेटेड स्पेशीज एक साथ आ जा रही हैं, मतलब जो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है वो भी साथ में आ जा रहे हैं, केवल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को अगर हम क्लासिफाइंग कैरेक्टर माने। और यही बच्चों इसका ड्रॉबैक था कि अनरिलेटेड स्पेशीज साथ में आ गई। तो आइए चलो अब हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल है क्या। तो बच्चों देखो, विद इन प्लांटी मतलब जो हमारे प्लांट किंगडम है उसके अंदर एंजियोस्पर्म को भी हमने डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करा है डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने। तो सबसे पहला जो हमारा साइंटिस्ट का वर्क था क्लासिफिकेशन पे, वो था आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि अभी हमने अपने एग्जांपल से पढ़ा, पर हम एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। और बच्चों नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले जो हम सिस्टम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम बच्चों। यस, ये रहा बच्चों हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था, इसमें बच्चों जो क्लासिफाइंग कैरेक्टर्स थे वो कुछ ही थे, फ्यू कैरेक्टर्स को ही हमने क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया माना। उसमें भी कौन सा कैरेक्टर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जिन्हें हम एक्सटर्नल कैरेक्टर कहते हैं। यस बच्चों, एक्सटर्नल कैरेक्टर बच्चों वो होते हैं जैसे बाहरी कैरेक्टर, किसी का कलर, नंबर, शेप, ये सब कैरेक्टर एक्सटर्नल कैरेक्टर आए जैसे हम बाहर से किस तरीके के दिखते हैं। जी बच्चों, तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इसके चलते इनका जो ड्रॉबैक हुआ, अनरिलेटेड कम्स इन सिंगल ग्रुप। मतलब जैसा कि हमने अपने एग्जांपल से भी देखा, जो हमने ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल देखा, ये सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, पर अगर हमने इनके कलर के बेसिस पे इनकी ग्रुपिंग करी तो सारे एक ही ग्रुप में आ गए। और हमें क्या इससे ड्रॉबैक मिला कि हमारे जो अनरिलेटेड स्ट्रक्चर थे वो भी एक ही ग्रुप में आ गए हैं। देयरफॉर ग्रुप अपीयर्स टू बी आर्टिफिशियल। इसीलिए बच्चों जो ग्रुप था वो आर्टिफिशियल लग रहा था, मतलब कि वो बनाया गया है, उसे भगवान जी ने हमें ऐसे बना कर नहीं दिया है, वो हमारे ही मैन मेड ग्रुप है, मतलब मैन मेड तरीके से बनाया गया है, इसलिए वो आर्टिफिशियल लगने लगा, क्योंकि उसमें रिलेटेड चीजें नहीं थी, आर्टिफिशियल चीजें थी। तो बच्चों ये साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लिनियस, जिन्होंने बच्चों नंबर ऑफ एंड्रोशियम के बेसिस पे एक ग्रुप को क्लासिफाई करा। बच्चों अब आप सोच रहे होगे एंडोशियम क्या है, तो एंडोशियम बच्चों, एंडोशियम या स्टेमन बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। तो इन्होंने कैरोलस लिनियस ने नंबर ऑफ एंडोशियम के बेसिस पे क्लासिफाई करा। इन्होंने, जैसे बच्चों हम एक एग्जांपल से समझते हैं, समझो कि अगर हमारे पास एक गुलाब का फूल है यानी कि रोज, उसमें भी 5 एंडोशियम है, और एक मैंगो के फूल में भी 5 एंडोशियम है, और अगर हम क्लासिफाइंग कैरेक्टर एक नंबर ऑफ एंडोशियम को लेते हैं तो वो दोनों सेम ग्रुप में आ जाएंगे, पर वो दोनों की फैमिली भी डिफरेंट है, दोनों का जीनस भी डिफरेंट है, पर आर्टिफिशियल सिस्टम के अनुसार वो दोनों एक ग्रुप में आ गए, यानी कि अनरिलेटेड एक ग्रुप में आ गए। यही इसका ड्रॉबैक था, और इसी कारण से आर्टिफिशियल सिस्टम ज़्यादा नहीं चला बच्चों। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ हमारे सिस्टम्स में चेंज आया। और बच्चों इसका एक और ड्रॉबैक था कि वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हैव सेम वेटेज। यस बच्चों, यहाँ पे इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे सेम वेटेज का मतलब क्या है। बच्चों हम क्लासिफिकेशन के लिए वो कैरेक्टर लेते हैं जो वेरिएबल ना हो, जो कांस्टेंट रहे हमेशा, मतलब जो चेंज नहीं हो इतनी जल्दी। वेरिएबल कैरेक्टर लेंगे तो वो, जैसे आज हमने क्लासिफाई करा, आज कुछ है और कल हम देख रहे हैं तो उसके कैरेक्टर ही चेंज हो गए, तो उससे क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स आ जाएंगे। पर आर्टिफिशियल सिस्टम में साइंटिस्ट ने यही करा। जी हाँ बच्चों, यही करा उन्होंने इसीलिए इनके सिस्टम में ड्रॉबैक भी आ गया।
अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जैसे फ्लावर्स, फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, और उसी लिए हम उसे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कहते हैं। और वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है बच्चों प्लांट्स में, जैसे लीफ हो गया, हमारा स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये सारी चीज़ें वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर आती हैं। बच्चों हम क्लासिफिकेशन के लिए रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को यूज़ करते थे, जो हम पहले यूज करते थे वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ही क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते थे, क्योंकि वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। पर आर्टिफिशियल सिस्टम में साइंटिस्ट ने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी क्लासिफाइंग कैरेक्टर की तरह यूज करा। इसीलिए बच्चों पहले हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को यूज करते थे, बट आर्टिफिशियल सिस्टम में वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी यूज करने लगे। इसीलिए हम बच्चों कह रहे हैं कि सेम वेटेज हो गया, मतलब जो जॉब हमारा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कर रहा था वही जॉब हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर भी करने लगा, इसलिए दोनों सेम वेटेज पे आ गए। यस बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं? आप पहले ये बताइए कि ये लाइन जो है आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई हो तो मैं दोबारा समझाता हूँ, ढंग से देखो बच्चों। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते थे, यानी कि अगर अपनी लैंग्वेज में आप देखो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की क्या जॉब हो गई, वो जॉब करता है कि क्लासिफिकेशन में वो मदद करेगा। बट वही सेम जॉब हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर भी करने लगा, तो दोनों क्या सेम जॉब पोजीशन पे आ जाएंगे? तो वही सेम टू सेम इस लाइन का मतलब है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की सेम वेटेज हो गई, बिकॉज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। दोनों ही क्लासिफिकेशन में यूज होने लगे बच्चों, इसलिए हमें इसे सेम वेटेज बोल दिया। अब एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए, अगर हम क्लासिफाइंग कैरेक्टर फ्लाइंग रखते हैं, मतलब उड़ना अगर हम क्लासिफाइंग कैरेक्टर रखते हैं, तो वर्ड्स और इंसेक्ट्स, यानी कि वर्ड्स माने जो चिड़िया होते हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं यानी कि कीड़े, उन्हें हम सेम ग्रुप में रख देंगे क्योंकि दोनों ही उड़ते हैं, पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। यस, बर्ड्स हमारे एबीज से आती हैं और इंसेक्ट्स हमारे ऑर्थोपोड से आते हैं, मतलब दोनों का फाइलम ही पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो इसीलिए इसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक था कि अनरिलेटेड स्पीशीज कम्स इन द सेम ग्रुप। यस बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सिस्टम की तरफ। बच्चों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, चीज़ें चेंज होती हैं, चीज़ें मॉडिफाई होती हैं, इसी तरीके से आर्टिफिशियल सिस्टम में भी जो ड्रॉबैक थे उन्हें मॉडिफाई करा गया और एक नया सिस्टम बनाया गया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चों इसमें क्या था, इसमें बच्चों मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हमने और भी जो फीचर्स थे उन्हें इंक्लूड करा, जैसे सेल स्ट्रक्चर, अनोटमी। अनोटमी बच्चों होता है हमारा अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटीरियर, जैसे मॉर्फोलॉजी एक्सटीरियर था वैसे ही एनाटॉमी इंटीरियर है। और सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर मतलब बच्चों की वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, उसकी बायोकेमिस्ट्री मतलब वो कौन कौन से केमिकल्स अपने आप में बना रहा है, और उसकी एम्ब्रोलॉजी कि उसका जाइगोट से लेके एम्ब्रोयो बनने तक और अडल्ट तक क्या क्या चेंजेस आते हैं, और जाइगोट से लेकर कितने डेवलपमेंटल स्टेज हैं, वो भी बच्चों हमने इंक्लूड कर लिया। अगर हम इतने सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर लेंगे तो बच्चों जो हमारा रिलेटेड स्पीशीज है, जो असलियत में एक साथ रखी जाएंगी ग्रुप में, वो एक ग्रुप में आ जाएंगी जिनके पास सिमिलर सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। हाँ, तो जैसे अगर हम अपना वाला एग्जांपल देखें कि हमने, देखो बच्चों अगर हम अपना वाला एग्जांपल देखें कि हमारे यहाँ पे जब हमने कलर के बेसिस पे करा था, तो अनरिलेटेड जो स्ट्रक्चर थे, ट्राइंगल, सर्कल, ओवल, स्क्वायर, एक ही ग्रुप में आ गए थे। पर अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करें, जैसे नेचुरल सिस्टम ने कई सारी चीज़ें बढ़ा दी, उनके एनाटॉमी भी बढ़ा दी, उसी तरीके से अगर हम कलर के बेसिस पे ना करके उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई करें, तो देखो बच्चों हमारा ये इधर आ गया, हमारा ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। तो इससे बच्चों हमें क्या समझ में आता है? तो इससे बच्चों हमें ये समझ में आता है, अब जो ग्रुपिंग हुई जिसमें हमने स्ट्रक्चर को बेसिस माना, कलर को नहीं, तो उसमें हमारे रिलेटेड स्पेशीज एक ही ग्रुप में आ गए। यानी कि अब ये ग्रुप हमें नेचुरल लग रहा है कि ये ऐसा ही बना था। यानी कि देखो बच्चों, रिलेटेड स्पेशीज इन एनसीईआरटी लैंग्वेज, इन मेरे एग्जांपल में रिलेटेड स्ट्रक्चर हमारे एक ग्रुप में आ गए, जैसे ट्राइंगल एक ग्रुप में आ गए, और हमारा सर्कल्स एक ग्रुप में आ गए, और हमारे स्क्वायर्स एक ग्रुप में आ गए। हाँ, पर अगर हम कलर के बेसिस पे देख रहे थे तो ये सारे
एक ग्रुप में आ रहे थे पर अनरिलेटेड थे। सर्कल भी उसी ग्रुप में था, ट्राइंगल भी उसी ग्रुप में था, तो डिफरेंट है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। पर यहाँ पे एक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल आ रहे हैं, तो ये ग्रुप हमें अच्छा लग रहा है और नेचुरल लग रहा है कि ये भगवान ने ऐसा ही बना के दिया था, इसलिए ग्रुप नेचुरल लग रहा है। रिलेटेड स्पीशीज comes in the same group, that's why group appears to be natural। यस बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जब बच्चों हमने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उसका सेल स्ट्रक्चर भी ले लिया, उसका अनॉटमी भी ले ली, बायोकेमिस्ट्री भी ले ली, एम्ब्रोलॉजी भी जब हम इंक्लूड कर लेंगे तो हम स्पेसीज को बहुत अच्छी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, जिसके चलते क्या होगा, ओनली रिलेटेड कम इनटू द सेम ग्रुप, जिसके चलते रिलेटेड स्पेशीज ही एक ग्रुप में आ पाएंगी और हमें वो ग्रुप नेचुरल लगेगा। अब अगर हम एक एग्जांपल और ले लें डेली लाइफ का, अगर हम फ्लाइंग ही कैरेक्टर मानते हैं मान लो, और जो हमारे पीकॉक्स हैं और हमारे जो अलग अलग प्रकार के स्पैरोज और भी चिड़िया जो उन्हें एक ग्रुप में रखेंगे तब वो नेचुरल लगेगा। हाँ, अगर फ्लाइंग कैरेक्टर भी है तो वो सारे उड़ने वाले जो हैं बर्ड्स वो एक ग्रुप में आ गए तो वो ग्रुप नेचुरल लगेगा। बट जो हम अगर उसमें फ्लाइंग को कैरेक्टर ले लें हर किसी के लिए, इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे उसमें, फिर बर्ड्स भी आ जाएंगे, वो डिफरेंट लगने लगेगा। ठीक बच्चों, तो इसमें बच्चों जो एग्जांपल है, बेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफाई करा है एंजियोस्पर्म्स को। एंजियोस्पर्म बच्चों प्लांट की ही फाइलम का नाम है और उन्होंने एक बुक लिखा है बच्चों, बेंथम एंड हुकर ने एक बुक लिखा है जिसका नाम आपको याद करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। तो बुक का नाम है बच्चों जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम इन्होंने बुक बनाई है, उसमें इन्होंने क्लासिफाई करा है एंजियोस्पर्म्स को, जो कि बच्चों प्लांट का ही फाइलम है एक। तो बच्चों जब हमारी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ी, हमें और ज़्यादा कैरेक्टर्स मिले क्लासिफाई करने को, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हम और भी कैरेक्टर्स क्लासिफाई करने के लिए सक्षम हो गए। पहले नहीं थे बट अब हो गए। तो बच्चों एक नया सिस्टम आया जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम है बच्चों, मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम, मतलब हर कोई इसे मानता है बच्चों। मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम इन प्रेजेंट टाइम। यस बच्चों, अभी प्रेजेंट टाइम में ये सबसे ज्यादा मानने वाला सिस्टम है अगर हम क्लासिफाई किसी को करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये सिस्टम है क्या? ये सिस्टम है बच्चों फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जी हाँ, ये सिस्टम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो बच्चों फाइलोजेनेटिक से हम समझेंगे क्या? अब कोई भी वर्ड आएगा तो हम पहले उसका मतलब समझेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम से मतलब है हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से, इवोल्यूशन से मतलब है, जैसे बच्चों कोई भी पूछता है हमसे इसमें जो क्लासिफिकेशन होगी वो किसके बेसिस पे होगी, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन होगी, मान लो बच्चों ये हमारा कोई स्पेशीज है और हमारा कोई ये स्पेशीज है, तो इन दोनों को हम एक ग्रुप में तब रखेंगे जब इनके दादा परदादा सेम होंगे, मतलब इनके एंसिस्टर सेम होंगे। तो वही बच्चों इसमें बताया गया है, ये ग्रुप है रिलेटेड विथ इवोल्यूशनरी रिलेशन। मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशन से आप इसे हिंदी में समझिए कि इनके जो एंसिस्टर्स हैं उससे रिलेशन है इसका, इनके दादा परदादा से इनका रिलेशन है। अब इसे समझो, ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इनटू सेम ग्रुप, ऑर्गेनिज्म को उस सेम ग्रुप में रखा जाएगा जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, जिनके कॉमन एंसेस्टर होंगे उन स्पेशीज ए और स्पेशीज बी। अगर स्पेशीज ए और स्पेशीज बी का कॉमन एंसेस्टर है या उनके दादा जो हैं, दादाजी जो हैं वो एक हैं, तो उन्हें हम एक ग्रुप में रख देंगे। इतना ही बच्चों इसका मतलब है। तो शुड भी अब पर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे कि इनके दादा परदादा कौन है? तो बच्चों इसकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए हम मदद लेने वाले हैं फॉसिल्स की। जी हाँ, हम मदद लेंगे फॉसिल्स की बच्चों। तो इसको क्लासिफाई करने के लिए, कॉमन एंसेस्टर्स को पता करने के लिए हमने मदद ली फॉसिल्स की बच्चों। पर इसका एक हमें जो ड्रॉबैक मिला फिर ये मिला कि फॉसिल्स जो थे बच्चों हर किसी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं थे। कुछ ही प्लांट ऐसे थे जिनके फॉसिल्स हमारे पास हैं, तो हमें रुकना तो नहीं था, हमें सिस्टम तो बनाना था। इसलिए बच्चों हमने और भी ब्रांचेस की मदद ली। फाइलोजेनेटिक सिस्टम को चलाने के लिए हमने और ब्रांचेस की मदद ली। कौन कौन सी ब्रांचेस थी बच्चों? वो ब्रांचेस थी बच्चों न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। इसे हम दोबारा समझते हैं, रिकॉल करते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम आया, हमारे पास नेचुरल सिस्टम आया, और अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास
फाइलोजेनेटिक सिस्टम आया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हैं स्पेशीज की। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है कि उसके एंसिस्टर्स कैसे थे। एंसिस्टर कैसे थे, अभी तो वो जिंदा नहीं होंगे, इसलिए हम मदद लेते हैं इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए या इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉसिल्स की। पर इसमें भी हमारा एक ड्रॉबैक आ गया, जो हमारे फॉसिल्स थे वो हर एक प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने 3 ब्रांचेस की इसमें और मदद ली, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। आइए अब हम समझते हैं ये टेक्सोनॉमीज है क्या। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास आया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बच्चों क्या था, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को बच्चों हम फिनेटिक टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। और बच्चों टेक्सोनॉमी क्या है, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि हम सर पढ़ा रहे हैं टेक्सोनॉमी, पर टेक्सोनॉमी है क्या। इसे हम लेक्चर 3 में भी कवर करेंगे कि टेक्सोनॉमी है क्या, बट अभी मैं आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ। अगर हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर रहे हैं उसको उसके सूटेबल कैरेक्टर्स के हिसाब से, उसी को बच्चों हम टेक्सोनॉमी कहेंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांच है साइंस की या बायोलॉजी की, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कैसे करें, उसका नामकरण कैसे करें, ये सारे जो प्रोसेस हैं इस टेक्सोनॉमी में आते हैं। चिंता नहीं करिए, मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। मैं इसी सिंगल वर्ड के ऊपर हम एक लेक्चर कवर कर रहे होंगे, अभी आप खाली समझिए इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से है। तो फिनेटिक, इसमें बच्चों हमने लीफ और स्टेम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उन्हें वेजिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं, और जो फ्लावर हो गया या हमारा फ्रूट हो गया, उन्हें बच्चों हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने ईच कैरेक्टर को एक कोड दिया। हमने लीफ का कोई कैरेक्टर है या रूट का है या फ्लावर का है, उन्हें एक कोड दिया, उन्हें कंप्यूटर में स्टोर कराया और फिर उन कोड्स को कंपेयर करा। और बच्चों जैसे जैसे अगर हमारे स्पेशीज ए और स्पेशीज बी के मान लो कोड मिल गए, तो हम उन्हें सेम ग्रुप में रख देंगे। ठीक बच्चों, पर इसमें जो ड्रॉबैक आया बच्चों, सिमिलर कोड्स गिवन टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, मतलब सेम तरीके के कोड ही हमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में आ गए, जिसके चलते इसका भी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का भी एक ड्रॉबैक आ गया हमारे पास। जो बच्चों हमारे पास दूसरा ब्रांच था वो था साइटोटेक्सोनॉमी और कैरियोटेक्सोनॉमी। हाँ बच्चों, उसमें हमने नंबर्स को बेसिस माना क्लासिफिकेशन के लिए, पर साइटोटेक्सोनॉमी और कैरियोटेक्सोनॉमी में हम मानेंगे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए क्रोमोसोम का नंबर। अब मैंने अगर क्रोमोसोम का नंबर बोला तो आपके दिमाग में आना चाहिए वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, बाय क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ही क्यों, हमने वैक्यूल क्यों नहीं लिया, हमने क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं लिया। ये आना चाहिए बच्चों, आपके दिमाग में ये आना चाहिए। ये क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, बट आपको शांत नहीं रहना है क्लास में, आपको क्लास में भी शांत नहीं रहना, अपना दिमाग हमेशा खोल के रखना है। अगर कोई शब्द आपके नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछोगे क्यों नहीं, आपको पूछना चाहिए, आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए उस शब्द को पूछने की और उस शब्द को समझने की कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं ऐसे ही चला जाता कि ऐसे ही यहाँ पे लिख देता साइटोटेक्सोनॉमी कैरियोटेक्सोनॉमी, आप उसे रट लेते, पर रटना नहीं है, हमें हमें उसे समझ के पढ़ना है कि ये नाम रखा गया तो क्यों रखा गया। तो बच्चों इसका नाम साइटोटेक्सोनॉमी इसलिए रखा गया कि इसमें हमने सेल को क्लासिफाइंग कैरेक्टर लिया और सेल के अंदर भी क्रोमोसोम को लिया। क्यों लिया, क्योंकि आप जानते हो कि क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर स्पेसीज में, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाला, वो साल साल भर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे हमारा 46 क्रोमोसोम है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे दादा के अंदर 46 ही थे, वो तो चेंज नहीं हुए, बट हमारी हाइट चेंज हो गई उनसे, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन अलग हो गया। तो हम ऐसे कैरेक्टर लेंगे जो कांस्टेंट रहे। जैसा मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बताया था, हम क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन करने के लिए वो कैरेक्टर्स लेते हैं जो कांस्टेंट हो। वेरिएबल होंगे तो वो आज अलग हैं कल अलग हो जाएंगे, तो उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा, इसलिए हम कांस्टेंट कैरेक्टर लेते हैं। और एक सेल के अंदर क्रोमोसोम ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है पर्टिकुलर सेल में। अगर हम वैक्यूल्स को लेते हैं तो वैक्यूल्स का नंबर भी चेंज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी चेंज होता है, और हर सेल में वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए बच्चों हमने क्रोमोसोम लिया, बिकॉज दे आर कांस्टेंट, वो बच्चों कांस्टेंट है। ठीक, तो ये साइटोटेक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर पे, उसके बिहेवियर पे। बिहेवियर का मतलब यहाँ पे है उसका फंक्शन क्या है,
और उसके स्ट्रक्चर पे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर स्पेशीज ए और स्पेशीज बी में क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे तो हम उन्हें एक ग्रुप में रखने वाले हैं। तो इट इज क्रोमोसोम विच कैन बी यूज टू कंपेयर बिटवीन टू स्पेशीज। टू स्पेशीज को कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे क्रोमोसोम को क्लासिफाइंग कैरेक्टर लिया बच्चों। ठीक बच्चों, हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है जो थर्ड ब्रांच का हमने मदद लिया, वो है हमारा कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी, कीमो से आपका समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे केमिकल्स की बात चल रही है। बच्चों हमें वर्ड से ही समझना है कि हम बात आगे किसकी करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे हम सिंगल वर्ड से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके आगे की चीजें क्या होंगी। जैसे यहाँ पे कीमो आया, कीमो से हमारा मतलब हुआ केमिकल, और टेक्सोनॉमी का मैंने मतलब बताया ही था आपको, ग्रुपिंग करना किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्लासिफाइंग कैरेक्टर मान के। तो यहां पे हम समझेंगे कि केमिकल्स के बेसिस पे हम किसी स्पीशीज को क्लासिफाई करेंगे। यस, तो कीमो का मतलब केमिकल। अब बच्चों हमारी बॉडी में दो तरीके के केमिकल कंपाउंड बनते हैं। एक तो होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, और एक दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बच्चों सारे ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये हर किसी में बनते हैं। बट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हर स्पीशीज के हिसाब से स्पेसिफिक रहते हैं। हाँ, जैसे टबैको प्लांट है बच्चों, वो टबैको प्रोड्यूस करता है, बट मैंगो तो नहीं करता। मैंगो तो मैंगो बनाएगा, और ना ही मैंगो जो है वो टबैको प्लांट बना सकता। और अगर हम करक्यूमाइन लें, हल्दी का एग्जांपल लें, तो हल्दी सिर्फ करक्यूमाइन प्लांट ही बना पाएगा, टबैको प्लांट नहीं बना पाएगा। तो वो स्पेसीज के लिए स्पेसिफिक केमिकल हैं, उन्हीं को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा का जो जेल होता है सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा प्लांट में ही होगा, किसी रोज के प्लांट में नहीं होगा। जो रोज का वो आता है हमारे पास, रोज वाटर, वो रोज वाटर जो है रोज प्लांट से ही आएगा, हमारे करक्यूमाइन प्लांट से नहीं आ सकता। तो उन्हीं सारे केमिकल्स को जो पर्टिकुलर स्पीशीज में ही बन रहे हैं उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, बेसिक एटम के जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे लिपिड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने उस कैरेक्टर को क्लासिफाइंग कैरेक्टर बनाया जो कि कांस्टेंट है किसी स्पीशीज को लेके, जिसे हम, जैसे स्पीशीज ए मानो टर्मरिक बना रहा है, स्पीशीज भी नहीं बना रहा, तो हम इन दोनों को एक ग्रुप में नहीं रखने वाले हैं। और अगर स्पीशीज ए भी टर्मरिक बना रहा है और स्पीशीज बी भी टर्मरिक बना रहा है तो हम इन दोनों को एक ग्रुप में रख देंगे। यस, तो बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए हमारे, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हम एग्जांपल लेते हैं करक्यूमाइन यानी हल्दी, और हमारा टोबैको प्लांट। हाँ, तो बच्चों ये सारी क्लासिफिकेशंस थी हमारी जिन्हें हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल सिस्टम देखा, जिसमें खाली मॉर्फोलॉजी को ही क्राइटेरिया माना, जिसके चलते कई सारी ड्रॉबैक आई, अनरिलेटेड स्पीशीज जो थी वो साथ में आ गई। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, हम और भी क्लासिफाइंग कैरेक्टर जब बढ़े, फिर हमारा नेचुरल सिस्टम आया, और नेचुरल सिस्टम में भी बच्चों जो हमने कैरेक्टर्स लिए उन्हें आप याद रखना। जैसे मॉर्फोलॉजी तो थी, अनॉटमी भी ली, सेल स्ट्रक्चर भी लिया, बायोकेमिस्ट्री ली, और हमारा एम्ब्रोयोलॉजी ली, जिससे इतने सारे कैरेक्टर्स हो गए, जिसके चलते जो रिलेटेड स्पीशीज थी वो हमारी साथ में आई और ग्रुप हमें नेचुरल लगने लगा। और इसमें एग्जाम्पल जो था, जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करा, वो साइंटिस्ट का नाम जरूर ध्यान रखना, उन साइंटिस्ट का नाम है बेंथम एंड हुकर। फिर बच्चों जो अभी के टाइम का जो सिस्टम है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसमें बच्चों हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से किसी भी स्पीशीज को ग्रुपिंग करते हैं या उन्हें क्लासिफाइंग करते हैं। उसके लिए बच्चों हमें फॉसिल्स की जरूरत पड़ेगी, पर फॉसिल्स सारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने कुछ ब्रांचेस की मदद ली, जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हमने नंबर्स को आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बनाया, कोड बनाया, उन्हें कंपेयर कराया। कीमोटेक्सोनॉमी हमने केमिकल्स को क्लासिफाइंग कैरेक्टर बनाया और हमारे
कैरियोटैक्सोनॉमी में हमने क्रोमोसोम नंबर को कैरेक्टर बनाया। तो ये बच्चों था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम आने वाले जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। जी हाँ, जो इस चैप्टर का बेहतरीन सा नाम है द लिविंग वर्ल्ड, उसका सबसे पहला लेटर द जो लिविंग है उसे हम समझेंगे कि वो है क्या, व्हाट इज लिविंग है क्या। पर तब तक आप इसके जो की पॉइंट्स थे वो सारे याद रखना, इसे रिवाइज करना, क्योंकि इससे ही लिंक करके हम अपना लेक्चर नंबर 3 पर जाएंगे जहां पे हम पढ़ने वाले होंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो बच्चों इसे रिवाइज करना और इसी तरीके से हमारे साथ पढ़िए और सीखिए और बढ़िए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। धन्यवाद।